माई सेल्फ PR सोनू शर्मा फ्रॉम जयपुर। और आज मैं आपके सामने जनरल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपकी ऑल कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, पटवार, राजस्थान पुलिस, आप जितनी भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में हमेशा 100% फंसते हैं दोस्तों। और आज अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लिया तो आज के बाद आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसमें आपको मैं यूनिट्स के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम प्लस इसकी डेफिनेशन प्रॉब्लम, ऑल टाइप्स की प्रॉब्लम आपको सोल्व करवा दूंगा दोस्तों। तो अपन आपका टाइम जाहिर ना करते हुए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्य की, कि कार्य होता क्या है। तो कार्य की अपन बात करते हैं, कार्य को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। अब दोस्तों कार्य होता क्या है, सिंपल आपको याद रखना है। मैंने माना कि मेरे पास यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई थी, इस वस्तु पे मैंने F फोर्स लगाया और F फोर्स लगाने पे वस्तु यहां से यहां पर आ गई। कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो वस्तु में कुछ विस्थापन होता है। मैंने माना कि ये यहां से लेके यहां तक आ गई वस्तु, ठीक है दोस्तों। जब मैंने इस पे F फोर्स लगाया तो वस्तु में कुछ विस्थापन हुआ, तो कार्य W बराबर हो जाएगा F डॉट X, यानी कि बल गुना विस्थापन। तो आपको याद रखना है कि कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो ये हो गया आपके पास कार्य का सूत्र दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है। W बराबर F डॉट dx। अब आपको पता है जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है दोस्तों, जब F डॉट x होता है, जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कोस थीटा आता है। क्या आता है दोस्तों, कोस थीटा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है, सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी, कार्य एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्य कौन सी राशि है, अदिश राशि है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशियां तो वे राशियां होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश राशियां वे राशियां होती है जो दिशा और परिमाण दोनों रखती है। जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होगा वो तो होती है सदिश राशियां। और वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, उन राशियों को अपन बोलते हैं अदिश राशि। तो आपको याद रखना है कार्य। अब अपन कार्य कर रहे हैं तो इसमें कोई दिशा का ज्ञान हो रहा है क्या, आपको नहीं हो रहा है। इसलिए कार्य कौन सी राशि है आपके सामने, अदिश राशि है दोस्तों। क्लियर है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वस्तु विस्थापित हो जाती है। मैंने माना वस्तु विस्थापित हो गई x, तो W बराबर क्या हो जाएगा F डॉट x। और जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं दोस्तों तो क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो W बराबर क्या आ गया, Fx कोस थीटा। फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य। तो आपको पता है यहाँ पे थीटा बराबर 0 रखूंगा तो कोस 0 का मान होता है दोस्तों 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर Fx हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 का मान तो क्या हो गया, 1। तो कार्य क्या हो जाएगा आपके पास, किया गया मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम कार्य हो जाएगा। दूसरा केस अपन लेते हैं दोस्तों, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री ले, अपन थीटा बराबर कितना ले, 90 डिग्री, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब आपको पता है कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कोस 90 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोस 90 0 रखेंगे तो पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। तीसरा केस अपन लेते हैं, अगर थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो आपको पता है दोस्तों कि अगर थीटा बराबर अपन 180 रख देते हैं, यहाँ पे थीटा का मान 180 रख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोस 180 की वैल्यू होती है -k1। कितनी होती है, -k1। तो किया गया कार्य क्या होगा, ये माइनस का 1 हो गया, तो किया गया कार्य क्या आएगा, माइनस का Fx, यानी कि ऋणात्मक आएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और यहाँ पे अगर थीटा बराबर 90 डिग्री तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। थीटा बराबर 0 डिग्री तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, अधिकतम। यानी कि अधिकतम कार्य तभी होता है जब थीटा का मान कितना हो, 0 डिग्री हो। क्लियर है दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं, इनके मात्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनके मात्रक की। रब कर दें इनको। अब अपन बात करते हैं मात्रक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, मात्रक की। तो आपने देखा कि W बराबर होता है F डॉट x, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर।
तो आपको याद रखना है, ये तो हो गया इसका एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक हो गया दोस्तों? एसआई मात्रक, न्यूटन इंटू मीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस में अपन बल को किसे नापते हैं? डाइन से नापते हैं। किसे नापते हैं? डाइन से। तो डाइन, और सीजीएस में अपन विस्थापन को किसके नापते हैं? सेंटीमीटर से नापते हैं। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो आपको याद रखना है, अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा कार्य का, और सीजीएस मात्रक की अपन बात करेंगे तो डाइन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको अपन थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि आपको पता है डाइन बराबर क्या होता है? 10 की पावर माइनस, और सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -2। तो यानी कि कितना मतलब हो गया? 10 की पावर -7। क्या हो गया? 10 की पावर -7। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है दोस्तों? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि यहाँ पर ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कर लिया दोस्तों आपने इसको नोट? तो आपको याद रखना है कि कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। अगर सीजीएस मात्रक की बात करें तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको इसमें रिलेशन याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? अपन आगे चलते हैं, कर दे आप इसको। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी वस्तु पर बल लग रहा है, किसी वस्तु पर बल लग रहा है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन नोट करवा देता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। मैंने माना किसी वस्तु पर, वस्तु का द्रव्यमान तो है m बराबर 10 kg, और उस पर आपके सामने बल लग रहा है दोस्तों F इक्वल टू 600 न्यूटन। कितने का बल लग रहा है दोस्तों? 600 न्यूटन का बल लग रहा है, और उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर की तरफ उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। F बराबर लग रहा है फ्रिक्शन बराबर 10 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन। क्लियर है दोस्तों? और विस्थापन कितना हुआ है यहाँ पे? विस्थापन x बराबर हुआ है दोस्तों यहाँ पे 4 मीटर का। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चनों को लिख रहा हूँ कि आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है कि भार कितना होगा। क्या पूछ सकते हैं दोस्तों? कि भार कितना होगा। अब आपको पता है जब कोई वस्तु m होती है, उस पर 10 किलोग्राम का वेट लग रहा हो, तो भार हमेशा कहाँ लगता है? W बराबर mg। भार हमेशा कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। तो भार का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg होता है। तो मास तो कितना है इसका दोस्तों? 10, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है। लेकिन आप लगभग कितनी ले सकते हो इसको? लगभग 10 ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 9.8 लेनी है तो आपको 9.8 लेनी है, और नहीं दे रखा हो तो आप लगभग 10 ले सकते हो। तो मैं लगभग 10 ले लेता हूँ, या फिर 9.8 लेनी हो तो 9.8 ले लो आप। तो mg बराबर कितना हो जाएगा? तो 9.8 को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा। निकल गया दोस्तों आपके पास वेट। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ डिफरेंट कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि 600 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, 600 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य। अब दोस्तों आपको पता है कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र W बराबर होता है Fx cos थीटा। कार्य का सूत्र ये होता है W बराबर Fx cos थीटा, जो कि अभी आपको बताया था। तो 600 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य, तो 600 न्यूटन बल यहाँ पे लग रहा है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? F तो कितना लग रहा है? 600 न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है? x बराबर 4। अब 600 न्यूटन बल किधर लग रहा है? इधर। विस्थापन भी किधर हो रहा है? इधर। तो बल की दिशा भी उसी तरफ है और विस्थापन की दिशा भी उसी तरफ है, तो उनके बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? कोस 0 का मान 1 हो जाता है, कोस थीटा का मान 0 पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा? 600 का 2400 जूल। तो किया गया कार्य आपके पास कितना आ गया? 2400 जूल आ गया दोस्तों। क्लियर है? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि वेट द्वारा किया गया कार्य। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले? वेट द्वारा किया गया कार्य। अब दोस्तों वेट कहां लग रहा है? वेट लग रहा है नीचे। वेट कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो वेट द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। तो आप मुझे बताओ, वेट जब नीचे लग रहा है, विस्थापन हो रहा है इधर, वेट नीचे लग रहा है और विस्थापन हो रहा है इधर, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों? वेट तो लग रहा है नीचे और विस्थापन हो रहा है एक्स दिशा में, तो कितना हो जाएगा? आपको पता है वेट द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? W बराबर Fx
कोस थीटा, लेकिन वेट किधर जा रहा है, नीचे, विस्थापन किधर हो रहा है, इधर, तो इनके बीच का कोण कितना बन जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। तो वेट द्वारा किया गया कार्य, अब कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो वेट द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है दोस्तों कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। अब देखो दोस्तों, बल तो लग रहा है इधर और घर्षण लग रहा है इधर। घर्षण किधर लग रहा है, इस तरफ लग रहा है, और विस्थापन किधर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है इधर और घर्षण लग रहा है इधर। तो दोनों की दिशा क्या है एक दूसरे के, बल तो लग रहा है इधर, घर्षण लग रहा है इधर, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। कितने का कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। और आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एक्स कोस थीटा। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो बल कितना लग रहा है, 700 न्यूटन। अब आपसे पूछा था घर्षण द्वारा, तो घर्षण बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। घर्षण बल कितना लग रहा है, क्योंकि आपसे घर्षण द्वारा पूछा गया है, तो घर्षण बल कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। विस्थापन कितना हो रहा है, 4। और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -k1। क्या होती है, -k1। तो आपके पास आ जाएगा -k40 आंसर। तो इस प्रकार आपसे डिफरेंट एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 4 प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करवा दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। कोई डाउट, चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए एक बार। और अब करते दोस्तों इसको आगे चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक गिराने पर, किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्ण गिराने पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पॉजिटिव होगा, ऑप्शन 2 दे दिया जाए, नेगेटिव होगा, ऑप्शन 3 दे दिया जाए, 0 होगा, ऑप्शन 4 दे दिया जाए, कोई नहीं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिराए जाने पर किए गए कार्य का मान क्या होगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और लिख देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एम द्रव्यमान के कोई पिंड को, एम द्रव्यमान के कोई पिंड को जी के विरुद्ध ऊपर ले जाने में किया गया कार्य। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या 0 होगा, या डाटा इनसफिशिएंट है, डाटा पूर्ण नहीं। आपके सामने 2 क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इनको देखिए, अगर आपसे हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो अपन पहले क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराने पर किया गया कार्य। तो आपको पहले पता होना चाहिए किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, Fx cos थीटा होता है दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई पिंड था, उसको स्वतंत्रता पूर्वक मैं कहां गिरा रहा हूँ, नीचे। कहां गिरा रहा हूँ, नीचे। तो बल किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। विस्थापन भी किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। बल भी नीचे लग रहा है क्योंकि नीचे गिर रहा है, जी नीचे पकड़ के खींच रहा है, और विस्थापन भी किधर हो रहा है दोस्तों, नीचे हो रहा है। तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया, 0 डिग्री। अब आपको पता है दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो गया, तो W बराबर क्या होगा, Fx, जो क्या रहा है, पॉजिटिव। तो किया गया कार्य क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू भी दे सकता था वो, यहाँ पे आपको ऐप का कुछ मान दे सकता था, विस्थापन का कुछ मान दे सकता था, तो आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते थे। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, तो किया गया कार्य क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि एम द्रव्यमान के पिंड को जी के विरुद्ध ऊपर ले जाने में किया गया कार्य। मैंने माना कि मेरे पास ये कोई एम द्रव्यमान का पिंड है, अब इसको जी के विरुद्ध कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर। तो बल किधर लगा रहे हैं, पर ऊपर, और विस्थापन भी किधर हो रहा है, ऊपर। बल भी ऊपर लगा रहे हैं और विस्थापन भी कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है। तो दोनों के बीच का कोण क्या हो गया दोस्तों, 0 डिग्री। तो F बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है दोस्तों, Fx cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, 0 डिग्री।
तो W बराबर क्या आ जाएगा Fx, किसमें आया पॉजिटिव, तो किया गया कार्य क्या हो गया आपके पास यहाँ पे भी पॉजिटिव हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों कि जब किसी पिंड को स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिराया जाता है तब भी किया गया कार्य क्या होता है पॉजिटिव होता है, और किसी पिंड को जी के विरुद्ध ऊपर ले जाने में भी किया गया कार्य क्या होता है पॉजिटिव होता है। और उसकी वैल्यू आपके न्यूमेरिकल पे डिपेंड करती है कि आपको क्या वैल्यू दे रखी है बल की, और विस्थापन की क्या वैल्यू दे रखी है। आप पुट कर सकते हो कि बल की क्या वैल्यू दे रखी है, विस्थापन की क्या वैल्यू दे रखी है, तो आपका किया गया मान क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। ले लिया, इसको रब कर दे। अब देखिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने धागे से पत्थर को बांध के इस प्रकार घुमाया होगा चारों तरफ। बचपन में बच्चे करते हैं, जब भी पतंग की डोर बच जाती है लास्ट में मकर संक्रांति के बाद, तो आप लोग झूजा लड़ाते हो, तो धागे को पत्थर से बांध के इस प्रकार घुमाते हो। मैंने माना कि आपका कोई धागे को आपने बांध रखा था पत्थर को, और उसको आप ऐसे घुमा रहे हो चारों तरफ। क्या कर रहे हो, चारों तरफ घुमा रहे हो दोस्तों। ये आपका हाथ ले लिया, तो आपके हाथ से अपने धागे से पत्थर एम मास का किसी पत्थर को आप पकड़ के कैसे घुमा रहे हो, चारों तरफ इस प्रकार घुमा रहे हो। तो आपसे पूछ लिया क्वेश्चन कि तनाव के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया आपसे कि तनाव के द्वारा किया गया कार्य। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, जब अपन किसी पत्थर को चारों तरफ घुमाते हैं तो बल तो लग रहा है इधर, और तनाव किधर लग रहा है, टेंशन फोर्स। तनाव हमेशा रस्सी में विपरीत दिशा के लगता है, बल के विपरीत दिशा में लगता है, तो तनाव किधर लग रहा है इधर। अगर मैं यहाँ पे पत्थर यहाँ पर आ जाए घूमता घूमता, तो यहाँ पे तनाव किधर लग रहा है इधर। ये पत्थर घूमता घूमता यहाँ पर आ जाए तो भी तनाव किधर लग रहा है इधर। तनाव हमेशा अंदर की तरफ लग रहा है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। मतलब हर जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। विस्थापन और बल के बीच में, तनाव बल के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको पता है चूंकि W बराबर क्या होता है Fx cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो W बराबर क्या हो जाएगा cos 90 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि तनाव के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तनाव बल वहां पे क्या हो जाएगा नेगलेक्ट हो जाएगा, तनाव कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे ले लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊर्जा। आपने कार्य पढ़ लिया दोस्तों, कार्य के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है आपका ऊर्जा। तो अपन ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है दोस्तों कार्य करने की दर। ऊर्जा क्या होती है कार्य करने की दर। तो ऊर्जा कौन सी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऊर्जा सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब अपन बात करते हैं ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो अपन पहली बात करते हैं ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। यहाँ पे m तो है दोस्तों आपका द्रव्यमान और v है यहाँ पर वेग। तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा क्या होती है हाफ mv²। उसके बाद अपन बात करते हैं संवेग क्या होता है। किसकी बात करते हैं दोस्तों, संवेग क्या होता है। तो दूसरी चीज आती है इसमें संवेग। तो दोस्तों संवेग को अपन P से दर्शाते हैं। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवेग कौन सी राशि है। तो दोस्तों आपको याद रखना है संवेग सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आपको याद रखना है संवेग सदिश राशि है। और संवेग का सूत्र क्या होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, यानी कि संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में वेग।
तो आपको गतिज ऊर्जा समझ में आ गया कि हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और संवेग समझ में आ गया कि संवेग v बराबर क्या होता है, एम वी। अब आपसे पूछ लिया जाता है दोनों में संबंध, आपसे पूछ लिया जाता है कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध, इन दोनों के बीच में क्या संबंध होता है दोस्तों। तो एक बार आप पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र लिख लीजिए और संवेग का सूत्र लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। तो देखिए कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे चलते हैं। ले लिया दोस्तों, अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि गतिज ऊर्जा तो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, और संवेग क्या बताया मैंने आपको, संवेग P बराबर होता है एम वी। अब दोस्तों अगर मैं गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऊपर भी एम से गुणा कर दूं और नीचे भी एम से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, हाफ तो ऐसे कैसे, ये नीचे वाला एम तो ऐसे कैसे आ गया, और एम और एम मिलके क्या हो गया, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब देखिए P बराबर क्या होता है, एम वी। तो अगर मैं यहाँ P की वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन 2m, यानी कि काइनेटिक की एनर्जी बराबर आपके पास क्या आ गया, P स्क्वायर अपॉन 2m। P स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास, 2m। अगर आपको संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध देखना हो तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2km। अगर आपको सिर्फ P निकालना हो तो इस पे क्या लग जाएगा दोस्तों, रूट लग जाएगा। तो आपको याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है आपको कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, क्योंकि रिलेशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और उसको न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P स्क्वायर अपॉन 2m होता है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पर अपना क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। कर लिया दोस्तों नोट, तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं, इसको रब कर देता हूं। अब आपका क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है कि एक कण की गतिज ऊर्जा एवं संवेग का गणितीय मान समान हो तो वेग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दे दिया दोस्तों आपको कि किसी कण की गतिज ऊर्जा और संवेग का मान समान हो तो वेग ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने दोनों चीज पढ़ा दी है, गतिज ऊर्जा क्या सोल्यूशन करना है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। कि गतिज ऊर्जा तो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी होता है। इनका गणितीय मान क्या दे रखा है दोस्तों, समान। तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया, समान कर दिया। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा और संवेग का मान क्या कर दिया, बराबर। अब आपसे पूछा क्या है, वेग। तो देखो दोस्तों m से तो m कट गया, एक v से एक v कट गया, तो यहाँ पे एक v बच गया और ये 2 इधर चला जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वेग का मान कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सोल्व करने के लिए, फटाक से सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है एक कण के रेखीय संवेग में 10% की वृद्धि करने पर, एक कण के रेखीय संवेग में 10% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कण के रेखीय संवेग में हमने 10% की वृद्धि कर दी तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। फटाक से क्वेश्चन सोल्व कीजिए दोस्तों फुर्ती से। आई होप आपने कर लिया होगा। चलो अब मैं बताता हूँ आपको इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m। जिसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर P गुणा P अपॉन 2m।
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि कण के रेखीय संवेग में 10% की वृद्धि, यानी कि इसमें भी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की, इसमें भी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की। तो जब रेखीय संवेग में 10% की वृद्धि हो गई तो आपकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 21%। अगर आपको इस तरह भी समझ में नहीं आता है तो आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ, आप मैथ में यूज करते हो, जब किसी भी चीज में 10% की या 20% की अपन वृद्धि करते हैं तो दूसरी चीज में अपन रिलेशन निकालते थे, तो आपके पास एक सूत्र होता था दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100, ये अपन परसेंटेज वृद्धि का सूत्र यूज करते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल सूत्र है जो आप मैथ में यूज करते हो, x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100। तो यहाँ पे भी 10% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 10% की वृद्धि हो रही है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, तो आपके पास क्या बचा, 10 प्लस 10 20 और 1 21, यानी कि 21% की आपके वृद्धि हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा की। आपने गतिज ऊर्जा पढ़ ली, अब नेक्स्ट आती है ऊर्जा का दूसरा टाइप आता है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट टाइप क्या आता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। तो सेकंड टाइप आता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है दोस्तों, mgh। जब किसी भी पिंड को, मैंने माना कि जैसे ये कोई पिंड था, अगर इसको मैं यहाँ से नीचे तक गिराता हूँ तो यहाँ ये तो हो गई h हाइट। क्या हो गई दोस्तों, h हाइट हो गई। इसका m क्या था, मास, और नीचे क्या लग रहा है, g। अब आपको चूंकि पता है दोस्तों कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। क्या होता है दोस्तों, F बराबर ma। क्लियर है दोस्तों। अब आप एक चीज बताओ, अब ये जो पिंड है अगर ये नीचे आ रहा है तो F बराबर आप क्या लिख देते थे, एक की जगह तुरंत की जगह क्या लिख देते थे, mg लिख देते थे। तो बल F बराबर तो क्या होता है, ma होता है। बल कौन सी राशि दोस्तों, सदिश राशि। जब कोई भी चीज x प्लेन में चलती है तो वहां पर अपन त्वरण यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, त्वरण। तो यहाँ पे a था त्वरण। लेकिन जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है दोस्तों, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे आती है तो a की जगह अपन किसका यूज करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का यूज करते हैं, g का यूज करते हैं। तो F बराबर ma जब कोई चीज x प्लेन में चल रही हो, और F बराबर mg जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही हो। क्लियर है दोस्तों। अब आप एक चीज बताइए कि आपको पता है W बराबर क्या होता है, F डॉट x होता है। W बराबर क्या होता है दोस्तों, F डॉट x होता है। अब मुझे बताइए W बराबर बल, यहाँ पे बल कितना लग रहा है, mg। कितना लग रहा है, mg। तो बल की जगह तो क्या लग देंगे अपन, mg। और x की जगह विस्थापन कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे h। विस्थापन कितना हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे h। भाई ये y दिशा में विस्थापन हो रहा है ना, तो अपन x की जगह क्या रख देंगे, h। तो W बराबर क्या होता है दोस्तों, mgh। यानी कि आपको अब एक चीज और याद रखनी है कि किया गया कार्य ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कार्य का सूत्र भी वही है और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र भी वही है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में संचित होता है। क्लियर है दोस्तों। तो आपसे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले तो आप किया गया वर्क डन भी निकाल सकते हो। वर्क डन किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि W बराबर mgh होता है। इसको मैं किसके बराबर भी रख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी U के बराबर भी रख सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। और उसी सूत्र को अपन ने किसके फॉर्मूले से निकाल लिया, कार्य के सूत्र से। कि कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, W बराबर F डॉट x। तो यहाँ पे बल कितना लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, और विस्थापन कितना हो रहा है, h हो रहा है। तो W बराबर क्या हो गया, mgh। तो कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और कोई वस्तु अगर रुक गई, अगर वो रुकी हुई है तो उसमें हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन कोई भी कार्य करते हैं तो किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, और कोई वस्तु को अपन ऊपर से नीचे गिराते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर mgh होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हमेशा याद रखना कि किया गया कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है दोस्तों। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे,
अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आपकी यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी। दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? तो आपको सिंपल याद रखना है, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा संघर्षित रहती है। ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इन दोनों का जो मान होता है वो क्या होता है? नियत होता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि अगर गतिज ऊर्जा घटती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा घटती है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसको अपने ग्राफ के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं आपके ग्राफ बना के आपको इस चीज को समझाता हूँ। मैंने माना कि ग्राफ बनाया, आपको ग्राफ दिख रहा है दोस्तों। मैंने मान लिया काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। तो दोस्तों देखो, यदि अगर धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है दोस्तों? घट रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? घट रही है। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ते बढ़ते अगर मैक्सिमम पे हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते क्या हो गई? तो दोस्तों जीरो हो गई। इसी को अपन बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। यानी कि अगर एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी घटती है। कहने का मतलब ये कि अगर गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं बढ़ाता हूँ, सपोज कीजिए अगर पोटेंशियल एनर्जी को मैं बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? घट रही है। तो इसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी। तो आपको याद रखना है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब ही क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम क्या होता है? नियत होता है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ये दोनों का मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। उसको अपने ग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको सीधा से याद रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते अगर मैक्सिमम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटते घटते क्या हो जाती है? मिनिमम, यानी कि जीरो हो जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, आई होप आपने समझ लिया होगा। अब अपन चलते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताता हूँ आपको, इसको रब कर दीजिए। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके रूप में बदलती है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। क्या होती है? mgh। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालो तो m से क्या हो गया? m कट गया। तो यहाँ से v² बराबर क्या आ गया? 2gh। तो v बराबर क्या आ जाएगा? रूट ओवर में 2gh। तो आपको दोस्तों ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर बराबर हो तो उनके बीच में जो वेलोसिटी निकल के आती है, वेलोसिटी भी बराबर क्या होती है? रूट ओवर में 2gh होती है। इसको एक बार नोट कीजिए, जिसपे आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा आज की वीडियो में। और आई होप आज के बाद आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चाहे आप कोई सी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की, आरएएस की, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे कर रहे हो, चाहे पटवारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान पुलिस की कर रहे हो। और आपको पता है कि जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। और आज मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाया है, अगर आपने ये वीडियो देख लिया पूरा अच्छे से, तो मुझे विश्वास है कि आज के बाद आपको जनरल साइंस में इस टॉपिक के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके, उन तक भी ये अच्छी क्वालिटी पहुंच सके दोस्तों। और आपका साथ इसी प्रकार बना रहा तो मैं आपके सामने और भी दमदार और भी अच्छे वाले वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों। बस आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और आपको जनरल साइंस में आज के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। तो अपन इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ कि क्वेश्चन है कि ये कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड था। क्या था दोस्तों? m द्रव्यमान का कोई पिंड था और यहाँ पे कोई अपने पास एक क्षैतिज तल है, यहाँ पे कोई जमीन आपके पास धरती है, m द्रव्यमान का पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है। कहाँ आ रहा है दोस्तों? ऊपर से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। आपको पता है कि अधिकतम ऊंचाई पे, जैसे इस पिंड को मैंने अधिकतम ऊंचाई पे ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अभी तक है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी? सिर्फ mgh। लेकिन जैसे इस पिंड को मैं छोड़ूंगा दोस्तों, इस पिंड को मैं छोड़ूंगा तो ये यहाँ पर क्या होगी? इसमें यहाँ तक तो क्या होगी? वापस यहाँ पे तो आगे रुक जाएगा ये, तो यहाँ तक क्या होगी? इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि गति कर रहा होगा, यहाँ पे भी 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 क्या कर रहा होगा?
जमीन तल पर आने से पहले क्या कर रहा होगा, ये गति कर रहा होगा पिंड, तो क्या होगी इसमें गतिज ऊर्जा होगी। अब आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे तो आपको पता है क्या होगी, हाफ mv² गतिज ऊर्जा होगी, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर वस्तु का वेग क्या होगा, यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होगा। तो मैंने आपको फॉर्मुला बताया था, v बराबर √/में 2gh, बस ये फॉर्मुला लगा दो। कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे वेग पूछे, चाहे यहाँ पे वेग पूछे, चाहे यहाँ पे वेग पूछे, आपसे कहीं पे भी आपसे वेग पूछे तो आप फॉर्मुला कौन सा लगा दो कि v बराबर √/में 2gh। अभी आपको रिलेशन निकाल के बताया था। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे अगर मैं इस प्रकार का वेग का, तो आप ये फॉर्मुला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। जी नीचे जी, तो जी वाली अपन को तय रखनी है। यहाँ पे हाइट आपको कितनी दे देगा कि 20 मीटर की हाइट पे गतिज ऊर्जा ज्ञात करो या वेग ज्ञात करो। आपसे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे 20 मीटर तक ये अंदर नीचे आ गए यहाँ तक। अब आपसे कुछ दिया जाएगा कि वेग ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, v बराबर 2, जी की वैल्यू 10 और h कितना है 20, वैल्यू रख दो, तो 2 दूनी 4, √400 आपका वैल्यू शिफ्ट आ गई। यहाँ पे वेग कितना हो जाएगा, √400 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है स्प्रिंग। क्या आता है दोस्तों नेक्स्ट आपका टॉपिक, स्प्रिंग। इसको रख कर दिए। अब आपको पता है स्प्रिंग की प्रॉब्लम भी एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है स्प्रिंग प्रॉब्लम। स्प्रिंग के बारे में आपको समझाता हूँ। मैंने माना कि ये मेरे पास कोई ब्लॉक रखा हुआ दोस्तों, यहाँ पे आपकी कोई स्प्रिंग है दोस्तों, और स्प्रिंग के साथ ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। यहाँ पे एंद्रोमान का कोई पार्टिकल है, कोई ब्लॉक है, उसको स्प्रिंग से अपनी कनेक्ट करता है। अब इसमें दो केस बन सकते हैं दोस्तों। दो केस क्या बन सकते हैं, या तो इसमें मैं F बल लगाऊं इधर, अगर इसमें मैं H बल लगाता हूँ तो स्प्रिंग खींचेगी, और स्प्रिंग खींचेगी तो ये पार्टिकल यहाँ से कहाँ चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक विस्थापन कितना हो गया इसमें दोस्तों, x विस्थापन हो गया। अगर मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ, एक बल लगाता हूँ, F बल लगाता हूँ, तो स्प्रिंग में क्या होगा दोस्तों, स्प्रिंग इस प्रकार खींचेगी, स्प्रिंग इस प्रकार खींचेगी तो इसमें कुछ विस्थापन होगा। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, मैं इसको पकड़ के इसे दबा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, तीसरा केस, मैं इसको पकड़ के दबा सकता हूँ, तो दबाऊंगा तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल, तो भी क्या हुआ, इसमें कुछ विस्थापन हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब किसी भी स्प्रिंग पे अपन F बल लगाते हैं तो लगाया गया बल क्या होता है, उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। आपको क्या याद रखना है कि जब स्प्रिंग पे अपन बल लगाते हैं, जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगा उतना ज्यादा तो विस्थापन आएगा दोस्तों। समझो इस चीज को, भाई जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगा उतना ज्यादा तो विस्थापन आएगा, जितना ज्यादा मैं बल लगाऊंगा उतना ज्यादा तो दबेगी। यानी कि बल किसके समानुपाती हो गया, विस्थापन के समानुपाती हो गया। अब अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं F बराबर -k यहाँ पे जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। क्या दोस्तों, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक है। तो आपको याद रखना है स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, F बराबर -kx होता है। क्या होता है दोस्तों, F बराबर -kx। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कर दे रहा दोस्तों। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि स्प्रिंग द्वारा किया गया लगाया गया बल, स्प्रिंग बल तो होता है F बराबर -kx, और स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा आपको याद रखनी है kx²। क्या होती है दोस्तों, kx²। ये दो चीज आपको याद रखनी है। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं दोस्तों। स्प्रिंग के लिए दोनों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम में। अगर आपसे बल पूछे तो F बराबर -kx लगाना, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, स्थितिज ऊर्जा पूछ ले आपसे, तो हाफ kx² लगाना दोस्तों। क्लियर है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसका आप जवाब आपको देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कब। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है दोस्तों, इसे खींचा जाए, दूसरा दे रखा है इसे दबाया जाए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों A व B दोनों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपको नील। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या है, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, या तो उसको खींचा जाए या फिर उसको दबाया जाए, या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, एक बार इसका आंसर दीजिए आप।
अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों। अगर स्प्रिंग को अपन पकड़ के खींचेंगे तब भी उसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, स्प्रिंग को अपन पकड़ के दबाएंगे तब भी उसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। तो पहला और दूसरा दोनों केस क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चले दोस्तों, कर दे इसको रफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्य ऊर्जा परिमाण। कार्य ऊर्जा परिमाण क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कार्य ऊर्जा परिमाण। अब कार्य ऊर्जा परिमाण क्या होती है दोस्तों, कि किया गया कार्य है उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। आपको याद क्या रखना है दोस्तों, कि किया गया कार्य है उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है, ये तो है अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये है के इनिशियल यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, वही उसके किए गए कार्य के बराबर होता है दोस्तों। इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं, कार्य ऊर्जा परिमेय बोलते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा अंतिम तो हाफ एम वी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक यानी कि हाफ एम यू स्क्वायर। मैंने माना कि किसी पिंड का प्रारंभ वेग u था तो हाफ एम यू स्क्वायर, मैंने माना किसी पिंड का अंतिम वेग क्या था, v था, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, थ्योरम याद रखनी है कि कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होती है, W बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर। तो देखो दोस्तों यहाँ से W बराबर हाफ एम तो दोनों में इसको मना रहा है तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि कोई पिंड था आपके पास 2 किलोग्राम का, 2 kg का कोई पिंड था, प्रारंभ में इसका वेग u बराबर था 20 मीटर पर सेकेंड और बाद में इसका वेग कितना हो गया दोस्तों 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। किसी पिंड का प्रारंभ में वेग कितना था दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड और बाद में उसका वेग कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किया गया कार्य ज्ञात करो। क्या पूछ लिया जाए दोस्तों, किया गया कार्य ज्ञात करो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, तो आपको W बराबर पता है हाफ एम, इसी थ्योरम को आपको लगाना है, हाफ एम V का स्क्वायर तो 40 का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। एम कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास 2, एम कितना दे रखा है दोस्तों, एम की जगह आप कितना रखोगे 2, तो 2/2, 40 का स्क्वायर 400, 1600, 20 का स्क्वायर 400, 2 से 2 कट गया दोस्तों। तो किया गया कार्य W बराबर आपके पास कितना जाएगा, 1600 में 400 जाएंगे तो 1200 जूल आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको पता है कि रेलवे की ALP की एग्जाम में और डी ग्रुप की एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। के फाइनल होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के हाफ एम यू स्क्वायर। तो दोनों का अंतर आपसे जब पूछ लिया जाए, किसी वस्तु का वेग प्रारंभ में 20 मीटर पर सेकंड था, उसका वेग अगर 20 से 40 हो जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर ये फॉर्मूला आपको लगा देना है दोस्तों। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। कर लिया दोस्तों आपने नोट? तो आपका 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपका मैंने पहले पढ़ाया था कार्य, फिर उसके बाद पढ़ाया ऊर्जा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है शक्ति। क्या होता है दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक, शक्ति। तो अपन लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, शक्ति की तरफ। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है दोस्तों 3rd नंबर का, शक्ति, पावर। अब पावर को अपन दिखाते हैं दोस्तों, P बराबर होता है W/T, यानी कि इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कितने समय में मैं कितना कार्य कर रहा हूँ उसी को पावर बोलता हूँ। पावर क्या होता है दोस्तों, कार्य करने की दर, यानी कि आदमी कितने समय में कितना कार्य कर सकता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो पावर क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक तो होता है जूल और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल पर सेकंड या फिर जूल सेकंड इनवर्स। तो दोनों आपको याद रखना है, या तो जूल पर सेकंड याद रखना है या जूल सेकंड इनवर्स, क्योंकि तो आपको याद रखना है शक्ति बराबर क्या होता है कि कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, P बराबर क्या होता है W/T। तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। क्लियर दोस्तों? फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि शक्ति की इकाई होती है।
आपके सामने क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई होती है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने वाट, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपके साथ अशु शक्ति, तीसरा ऑप्शन है आपके पास जूल पर सेकंड, चौथा ऑप्शन आपके पास उपयुक्त सभी। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया गया है कि शक्ति की इकाई होती है, तो वाट, अशु शक्ति, जूल पर सेकंड या फिर सभी। तो आपको पता है देखो जूल पर सेकंड तो इसकी है ही यूनिट। अब शक्ति का मात्रक अशु शक्ति हॉर्स पावर अपन मोटर लेते ही है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और कार्य का जो शक्ति का मात्रक होता है वाट भी होता है। तो आपको ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। यानी कि वाट भी शक्ति की इकाई है, अशु शक्ति भी शक्ति की इकाई है, जूल पर सेकंड भी शक्ति की इकाई है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ये चीज आप याद रखना कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये एग्जाम आपके ड्यू ग्रुप एग्जाम में, पटवा राजस्थान पुलिस में, इनमें काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर, एक अशु शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विराम में किसी पिंड के पास हो सकती है, विराम में किसी पिंड के पास हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, ऊर्जा, संवेग, चाल वेग। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विराम में किसी पिंड के पास हो सकता है। तो आपको पता है ऊर्जा, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। अब संवेग बराबर तो क्या होता है, P बराबर एम बी होता है दोस्तों। जब कोई पिंड विराम में है तो संवेग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 हो गया, हो ही नहीं सकता। चाल, जब विराम में तो चाल भी नहीं हो सकती, वेग भी नहीं हो सकती। तो कोई भी चीज जब विराम में होती है तो उसके पास क्या होती है, सिर्फ ऊर्जा। और ऊर्जा कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कि जब कोई भी चीज विराम में होती है तो उसके पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। क्लियर दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं अपन। क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब, 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा देगा, कितनी ऊर्जा देगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा देगा। आप एक बार इस पर कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = W/T होता है। तो आप एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता है चूंकि पावर P बराबर क्या होता है, W/T। क्या होता है, पावर P बराबर W/T। अब कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। क्लियर है। अब आपको मिनट में दे रखा है, तो आपको पता है कि जूल पर सेकंड, तो यहाँ पे कितना वाट दे रहा है, 100 वाट। यानी कि 1 सेकंड में कितना वाट दे रहा है, 100 वाट। 1 सेकंड में कितना वाट है, 100 वाट। तो आपको कितने मिनट में निकालना है दोस्तों, 1 मिनट में। तो 1 सेकंड में इतना है, तो 1 मिनट में कितनी होती है, 60 मिनट, 60 सेकंड होती है। तो इसको 60 से गुणा कर दो, तो 60 से इंटू 100 करेंगे, कितना जाएगा आपके पास, 6000। आंसर कितना जाएगा, 6000 जूल। कितना जाएगा आंसर आपके पास, 6000 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। भाई जब 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा दे रहा है, 1 सेकंड में कितना दे रहा है, पावर बराबर 100 वाट का है, तो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा दे रहा है। भाई आपने देखा P बराबर W/T होता है। तो W बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना पावर है, 100 वाट का। तो 60 सेकंड में कितना हो जाएगा, 6000 जूल का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसके शॉट ले लीजिए इसका। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों।
अब अपन बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक यूनिट की। इसकी बात करते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घरों में इलेक्ट्रिक यूनिट आती है, तो आपको याद रखना है कि एक जो इलेक्ट्रिक यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है दोस्तों। किसके बराबर होती है, एक यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है दोस्तों। तो देखो 1 का मतलब 1, किलो का मतलब कितना होता है 1000, वाट की जगह वाट, और आवर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक घंटे में क्या होता है 60 मिनट होती है और 60 ही सेकंड होती है। तो 60 इंटू 60, तो आपके पास दोस्तों क्या निकल के आया, 36, जीरो कितना है 1 2 3 4 5 जीरो है। तो ये हो गया आपके पास इस प्रकार। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 5। अब इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों कि 36 इंटू 10 की पावर 5, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से अगर एक पॉइंट में यहाँ लगा दूं 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो आपको याद रखना है 1 यूनिट किसके बराबर होता है दोस्तों, कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के इक्वल होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 होता है दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको क्वेश्चन करवाते हैं इस पर। तो आपको याद रखना है कि 1 यूनिट बराबर 3.6 10 की पावर 6 जूल के इक्वल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूँ बहुत ही जबरदस्त वाला, जो आपको खुद को करना है पहले, और नहीं आज फिर मैं बताऊंगा सर। कर दे इसको रफ। अब आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 बल्ब है। कितने बल्ब है दोस्तों, 4 बल्ब आपके पास, 4 बल्ब आपके पास, और चारों बल्ब कितने के हैं दोस्तों, एरी बल्ब 100 वाट का है, 1000 वाट का है, ये भी 1000 वाट का है, ये भी 1000 वाट का है, ये भी 1000 वाट का है, और ये भी 1000 वाट का है। आपके पास 4 बल्ब दे रखे हैं दोस्तों, और चारों बल्ब क्या है, 1000 वाट के हैं। अब इन बल्ब को एवरीडे, प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन 4-4000 वाट के, मतलब 1000 वाट के 4 बल्बों को, 4 बल्ब आपके सामने दे रखे हैं, इनको प्रतिदिन आपको 8 घंटे, प्रतिदिन आपको 8 घंटे जलाना है दोस्तों। और आपको जलाना कितने दिन तक है, 30 दिन तक। तो 30 दिन बाद आपको बताएगा कितना बिल आएगा। आपको बताना है कितना बिल आएगा। आपको क्वेश्चन ये दिया गया है कि आपके पास 1000 वाट के 4 बल्ब दे रखे हैं, उनको डेली 8 घंटे जलाना है आपको। तो 30 दिन बाद कितना बिल आएगा, एक बार दोस्तों आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताऊं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इस चीज को समझाता हूँ। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था अभी कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ये चीज मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। अब देखिए यहाँ पे 1000 वाट के 4 बल्ब है, तो चारों बल्ब की कितनी यूनिट हो गई, 4000 वाट हो गई। कितनी हो गई, 4000 वाट। तो चारों बल्ब को मैं एक बल्ब मान लेता हूँ 4000 वाट का। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1 किलो, किलो का मतलब क्या होगा 1000, तो 2 किलो यानी कि 2000, 2 बल्ब हो गए। तो वाट, अब मैं कितने घंटे की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 1 आवर की बात करता हूँ, जैसे मैं एक की बात करता हूँ कि 1 किलो वाट आवर, तो इसके तो आंसर क्या आएगा 1 यूनिट। अगर मैं बात करता हूँ 2 किलो वाट और 2 आवर के लिए, कितने आवर के लिए बात करता हूँ 2 आवर के लिए, तो कितनी आएगी 4 यूनिट। लेकिन मेरे पास क्या है दोस्तों, मेरे पास है क्या, देखो वाट तो कितना है 4000, कितने वाट है 4000। तो 4000 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4K, के का मतलब 1000 होता है 4K वाट। अब कितने आवर के लिए चला रहा हूँ दोस्तों मैं, 8 आवर के लिए, तो 8 आवर, तो कितनी यूनिट आएगी दोस्तों 8 चौक 32 यूनिट आ गए आपके पास। क्लियर है दोस्तों, कितनी यूनिट आ गए आपके पास 32। जलाना कितने दिन आपको, 30 दिन तक जलाना है। कितने दिन तक जलाना है 30, तो 32 गुना 30, तो आपके पास कितना आंसर आ गया दोस्तों, 32 को 30 से गुना करेंगे तो 30 के 90 96, 960 आ गया आपके पास। कितनी यूनिट आ गई दोस्तों 960। ये तो आ गया आपके पास यूनिट। अब आपसे कह दिया जाए कि 1 यूनिट 8 रुपए की है, 1 यूनिट कितने की है 8 रुपए की है, तो टोटल यूनिट कितनी आई आपके पास 960। इसको 8 से गुणा कर लो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा कि आपका महीने का बिल कितना आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और यहीं पे मैं आज अपना वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको पसंद आए तो इसको आगे
प्रोत्साहित भी कीजिए दोस्तों। और मैं इसी प्रकार आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ दमदार वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों। बस आपका प्यार और सहयोग की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।